उसमें जो है सेकंड पेज पे ये सेकंड पेज पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम कैसे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होते हैं वो दिखाया हुआ है। मेजर ग्रूव माइनर ग्रूव दिखाया हुआ है। ये डीएनए का स्ट्रक्चर ये मैंने जो है लास्ट टाइम उसमें भी ड्रग टारगेट्स वाले में से एक पीडीएफ है ये, जिसमें न्यूक्लिक एसिड्स एज ड्रग टारगेट्स था। ये मुझे वापस ये एक्सप्लेन करना था। ये लेफ्ट हैंड साइड में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर शो किया हुआ है और इसमें देख सकते हो बेस पेयर्स के बीच में एडेनिन थाइमीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड शो किए और राइट हैंड साइड में जो उसका ब्लो अप दिखाया है उसमें देखोगे तो थाइमीन का एक कार्बोनिल और NH से एडेनिन का अमीन वाला वो हाइड्रोजन बॉन्डेड है और एक रिंग नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन बॉन्डेड है। और साइटोसिन ग्वानिन किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं वो शो किया है। उसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं जैसे लास्ट टाइम बताया था। तो इस तरीके से ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का ये ब्लो अप दिखाया हुआ है एक पार्ट का। अब इसमें जो है बैकबोन अगर दोनों चेन्स की देखोगे तो एक साइड में शुगर रिंग्स के ऑक्सीजन अपवर्ड है और दूसरी साइड में शुगर रिंग्स के ऑक्सीजन जो है वो डाउनवर्ड है। और लेफ्ट हैंड साइड वाला पहले शुगर फॉस्फेट का चेन देखो तो फॉस्फेट से स्टार्ट होता है और उसके बाद में शुगर का 5 प्राइम वाला जो कार्बन है उस पे जो OH है उससे फॉस्फेट जुड़ा हुआ है और जो 3 प्राइम वाला जो हाइड्रोक्सिल है उसका हाइड्रोजन हट के दूसरी तरफ भी फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। तो 5 प्राइम एंड से इस तरीके से चेन स्टार्ट हो रही है और 3 प्राइम वाला जो है ग्रोइंग एंड है उस पे नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड जुड़ता जाता है। अब कॉम्प्लीमेंट्री चेन अगर देखोगे तो कॉम्प्लीमेंट्री चेन में जो है उल्टा है। कॉम्प्लीमेंट्री चेन में शुगर का 3 प्राइम एंड ऊपर की तरफ है, 5 प्राइम नीचे की तरफ है। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री चेन में 3 प्राइम से स्टार्ट होके और 5 प्राइम वाला जो है वो ग्रोइंग एंड है उस पे न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ रहा है। बट दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। वरना नॉर्मल कोर्स में ग्रोइंग चेन के लिए वही माना जाता है कि 5 प्राइम से स्टार्ट होके 3 प्राइम इज द ग्रोइंग एंड। और क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री वाली जो है वो उलट के आती है तो इस वजह से कॉम्प्लीमेंट्री वाली जो है 3 प्राइम टू 5 प्राइम रन होती है। और यही डबल हेलिक्स में जो है दिस इज द डायरेक्शनैलिटी प्रॉपर्टी इन द शुगर फॉस्फेट बैकबोन, that one strand runs from 5 prime to 3 prime while the complementary strand runs from 3 prime to 5 primes. And how it is complementary is shown here. It is called complementary because the nitrogenous bases on one strand form efficient hydrogen bonding with the complementary strand nitrogenous bases. And always adenine thymine base pair forms 2 hydrogen bonds and guanine cytosine base pair they have 3 hydrogen bonds in between them. That is shown over here. And then you can also look at the major groove and minor groove on the left hand side where the double helix is shown. You can see how the turns are made in the double helix, and when the turn is encountered then major groove is formed with roughly 10 base pairs. ठीक है, इसमें 10 तो नहीं दिख रहे हैं, 9 करीब दिख रहे हैं, लेकिन जो रफली वही 9-10 बेस पेयर से जो टर्न बनता है वो मेजर ग्रूव कहलाता है
और नेक्स्ट वाला जो होता है वो जस्ट माइनर ग्रूव होता है, तो एकदम छोटा सा, जहाँ पे इमीडिएट टर्न होता है वो माइनर ग्रूव हो गया। तो इस तरीके से दो टाइप के टर्न्स बनते हैं, और या ग्रूव्स इनको कहते हैं। तो ग्रूव का मतलब जो स्पेस जो बन रही है टर्न पे, वो ग्रूव कहलाती है, गड्ढा कहलाता है। तो एक मेजर ग्रूव, एक माइनर ग्रूव, इस तरीके से बनता है। अब जो है, जो रेप्लिकेशन वाला है, रेप्लिकेशन का मतलब है कि जब एक सेल दो सेल में डिवाइड होती है, तो सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है, वो जैसे हम लोगों की सेल का, ये हर तरीके से इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। पहली चीज तो जैसे हम लोग जब ग्रो करते हैं तो सेल्स का कांस्टेंट डिवीजन होता रहता है, और सेल डिवीजन के टाइम में जब एक सेल दो सेल में और फर्दर डिवाइड होती है, तो सेल का एग्जिस्टेंस उसके जेनेटिक मटेरियल से होता है। तो जब एक सेल से दो सेल बनेंगे तो जेनेटिक मटेरियल भी डिवाइड होके दोनों सेल में जाएगा। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल का जो डिवीजन जो होता है, और फिर इस तरीके से सेल ग्रो करते हैं और हमारी जो है ग्रोथ होती है। और सेम चीज जो है वो कैंसर के केस में भी अप्लाई होती है कि देयर आर सम एनोमलस सेल्स व्हिच आर वेरी फास्ट ग्रोइंग and they replicate very fast, and therefore a lot of abnormal cells are produced, and they are what are called as tumorous cells or the tumor, which can be malignant or non-malignant. तो सेम चीज है, इसीलिए एंटी कैंसर ड्रग्स भी उसी पे बेस्ड होती हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो जिस तरीके से जेनेटिक मटेरियल एक तो रेप्लिकेट होता है, और दूसरी चीज है कि ग्रोइंग सेल्स की जैसे ग्रोथ के लिए प्रोटीन्स चाहिए होते हैं, तो वो जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट होके ग्रोइंग सेल्स में जाता है, और फिर वो सेल्स जो हैं उनकी ग्रोथ के लिए रेलिवेंट प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है। तो ये जो रेप्लिकेशन और प्रोटीन सिंथेसिस वाला पार्ट है, वही इसमें कराना है, जिसमें टिपिकली दो स्टेप होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फॉलोड बाय ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो बेसिकली वो पार्ट है जिसमें कि जैसे ये डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल हमारा होता है, क्रोमोसोम्स, फिर उस पे जीन्स, और जीन्स में डीएनए, और जैसे हायर से लोअर लेवल पे जाओ तो क्रोमोसोम्स, फिर जीन्स, फिर डीएनए, और डीएनए जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हो गया। और डीएनए का जितना पार्ट होता है, पूरे पार्ट पे प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन नहीं होती है, उसका कुछ हिस्से उसके होते हैं जो कोड कैरी करते हैं, वो कोडिंग पार्ट होता है डीएनए का, या कोडॉन होता है, और बाकी जो होता है ज्यादातर हिस्सा जो है नॉन कोडिंग होता है। तो जो कोडिंग वाला जो हिस्सा होता है उसकी जो फोटोकॉपी जो बनती है, वो जो है ट्रांसक्रिप्शन वाला स्टेप होता है। और ट्रांसलेशन में जो है वो जो फोटोकॉपी हिस्सा डीएनए का बनता है, जिसपे कि इंफॉर्मेशन रहती है कौन सा प्रोटीन बनाना है, कैसे बनाना है, वो ट्रांसलेशन वाला स्टेप कहलाता है। अब इसके पहले कि हम लोग जो ट्रांसलेशन करें, एक और पीपीटी वाला जो है वो मैंने शेयर किया था लास्ट टाइम, जो कि मतलब अच्छा बना हुआ पीपीटी है, उसको भी हम लोग एक बार
आई थिंक क्विकली अगर डिस्कस कर लें तो अच्छा रहेगा। सब लोग जो है उसको भी स्क्रॉल करके जरा ये dna.ppt जो है इसको भी खोल लो, तो क्विकली इसको बता देते हैं। ये बड़ा वैसे बेसिक लेवल पे बना हुआ है और बहुत सिंपल भाषा में, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसीलिए काफी अपीलिंग है। जैसे इसमें फर्स्ट स्लाइड में दिया है डीएनए ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। ठीक है, सो डीएनए बिकॉज इट कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट replication and protein synthesis, which is essential for life and growth of cells and our growth. That is why it is called as the blueprint of life. Then next slide is just like a joke, that as you can see from the model, the structure is a long twisty rope laddery type thing. ठीक है, so that is just a joke. Then next slide, तो डीएनए का फुल फॉर्म हो गया और एक ऐसे कार्टून टाइप स्ट्रक्चर बना हुआ है। फिर नेक्स्ट स्लाइड जो हिस्टोरिकल है कि जैसे बताया था अभी तक अनडिस्प्यूटेड है। दिस डीएनए स्ट्रक्चर मॉडल was proposed by these two scientists, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, जिनके फोटोग्राफ बने हुए हैं। फिर नेक्स्ट स्लाइड में codes for your genes traits made of repeating subunits called nucleotides. So RNA, DNA both are made of repeating subunits, or you can call they are polymers of nucleotides, and they carry our genetic traits, that is they carry the codes for different proteins that we have and to and all the genetic traits. So all the features etc they are coded in this genetic material. राइट हैंड साइड में तो वैसा मॉडल बना हुआ है जैसे बॉल एंड स्टिक वाला, बॉल एंड स्टिक भी नहीं, वो सीपीके वाला मॉडल बना हुआ है डीएनए का। लेफ्ट हैंड साइड में बेस पेयर्स दिखाए हुए हैं, वही एटीजीसी और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। बीच में जो है वो थोड़ा और डिटेल में शुगर फॉस्फेट बैकबोन दिखाया हुआ है, और प्रॉपरली जैसे जो जहाँ से लगा होता है, जैसे 1 प्राइम पे बेस लगा है शुगर की नंबरिंग के अकॉर्डिंग, 2 प्राइम पे हाइड्रोक्सिल नहीं है क्योंकि डीएनए का है, डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शुगर होता है, और 5 प्राइम और 3 प्राइम पे फॉस्फेट लगे हुए हैं। तो बीच वाला जो है वो डबल हेलिक्स का डिटेल्ड स्ट्रक्चर, शुगर फॉस्फेट बैकबोन और बेस पेयर्स का, बेस पेयर्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का डिटेल्ड स्ट्रक्चर बना हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड में स्कीमेटिक डबल हेलिक्स का बना है और राइट हैंड साइड में सीपीके टाइप बना हुआ है। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे जाओ। व्हाट इज अ न्यूक्लियोटाइड, ये सब करा चुके हैं, वही चीज दिखाई है कि तीन यूनिट का बना हुआ न्यूक्लियोटाइड होता है, फॉस्फेट, डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड वन ऑफ दीज बेसिस, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। और जो है 2 न्यूक्लियोटाइड दिखाए हुए हैं इसमें, दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम स्ट्रक्चर बने हुए। फिर नेक्स्ट स्लाइड में बेस पेयर रूल दिखाया हुआ है। एटीजीसी को अलग अलग कलर में शो किया है, और बेस पेयर्स के बीच में 2 डॉट का मतलब है कि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, 3 डॉट का मतलब 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, और डीऑक्सीराइबोस शुगर के लिए कैपिटल डी लिखा है,
ब्लू में और डार्क ब्लू में डीऑक्सीराइबोस शुगर के लिए वो बैकबोन का स्कीमेटिक बनाया है, और लाइट ब्लू में जो है फॉस्फेट का पी लिखा हुआ है। और ये दिखाया है कि एडेनिन और थाइमीन में बेस पेयरिंग होती है, ग्वानिन और साइटोसिन में होती है। द साइड्स ऑफ डीएनए लैडर आर फॉस्फेट एंड शुगर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये सब आपको पता ही है, बहुत बेसिक है। नेक्स्ट स्लाइड में बेस पेयर रूल दिए हैं कि वन साइड में अगर इस तरीके से चल रहा है ए टी ए टी ए टी ए टी सी ए टी जी सी ऐसे ऐसे चल रहा है, अदर साइड कैसा होगा? अदर साइड विल बी कॉम्प्लीमेंट्री। अदर साइड में इन्होंने नीचे लेकिन लिखा नहीं है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। जैसे ए के साथ में जो है थाइमीन होगा, थाइमीन के साथ में एडेनिन होगा, एडेनिन के साथ थाइमीन होगा। तो उस तरीके से इन्होंने नीचे ATA के नीचे कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा TAT, TCA के नीचे कॉम्प्लीमेंट्री जो है हो जाएगा AGT, क्योंकि थाइमीन के साथ में एडेनिन जाएगा, साइटोसिन के साथ में ग्वानिन जाएगा। तो वो उन्होंने वहां पे नहीं लिखा है, नीचे अगर स्ट्रक्चर में ध्यान से देखोगे तो कॉम्प्लीमेंट्री दिखाए हैं कि ग्वानिन के सामने डिफरेंट कलर में साइटोसिन, थाइमीन के सामने एडेनिन, इस तरीके से एडेनिन के सामने थाइमीन, और वही शुगर फॉस्फेट बैकबोन बेस पेयर यही लेबल किया है। और स्टैंडर्ड पेयर्स जो है ये नाइट्रोजनस बेसेस लिखा है, एक साइड के लेबल किए, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री आपको सामने दिखाई दे रहा है। ए के सामने टी के सामने ए, जी के सामने सी और सी के सामने जी। ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग वही शो किया है। फिर नेक्स्ट स्लाइड, इसमें भी डीएनए का स्ट्रक्चर वही दिखाया हुआ है, और इसमें और एक्सप्लिसिटली वही है, अलग अलग लेवल्स पे बनाया हुआ है। किसी में कम स्ट्रक्चर शो किया है, ज़्यादा स्कीमेटिक है, किसी में स्ट्रक्चर ज़्यादा शो किया हुआ है। ये जैसे मिक्स्ड है, स्कीमेटिक तो है ही है क्योंकि पूरा केमिकल स्ट्रक्चर नहीं दिया है, लेकिन और ज़्यादा क्लियरली दिखाया है कहाँ फॉस्फेट लगा है। जैसे शुगर में जो है 5 उस पे 4 प्राइम पे जो है वो फिर 5 प्राइम कार्बन भी होगा, लेकिन वो तो नहीं शो किया है, सीधे वही कि मतलब उस साइड में फॉस्फेट लगा है। ऐसे ही 3 प्राइम पे मतलब 3 प्राइम पे जो हाइड्रोक्सिल होता है उसके O से फॉस्फेट लिंक्ड होगा, उतना डिटेल में नहीं दिखाया है, जस्ट 3 प्राइम पे फॉस्फेट जोड़ के दिखाया है, और 1 प्राइम पोजीशन से बेसेस निकल रहे हैं वो दिखाया है। और उसी का जस्ट उल्टा हुआ वाला जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में चल रहा है, क्योंकि तभी जो है वो आमने सामने आएंगे बेसेस, नहीं तो आमने सामने कैसे आएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं वो मेन स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेसिस के सामने आने चाहिए और कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब दे शुड फॉर्म efficient hydrogen bond with the base on the other strand. So in that sense the two strands are complementary like it is shown over here. सबको कॉम्प्लीमेंट्री समझ में आ गया? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्यों एक चेन 5 प्राइम टू 3 प्राइम चलता है, क्यों दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री वाला 3 प्राइम टू 5 प्राइम चलता है? क्योंकि उसमें और कोई ऑप्शन ही नहीं है, नहीं तो फिर कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा ही नहीं। तो एक अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम चलेगा तो कॉम्प्लीमेंट्री वाले को 3 प्राइम टू 5 प्राइम चलना ही पड़ेगा, जिससे कि बेस जो है एक दूसरे के सामने आएंगे और तभी स्ट्रैंड चिपके रहेंगे। क्योंकि दोनों स्ट्रैंड के बीच में इसमें जो मतलब हार्डकोर जो मेन चीज है वो ये है कि दोनों स्ट्रैंड के बीच में कोवेलेंट लिंकेज नहीं होता है।
केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बेस पेयर के बीच में, लेकिन वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि थ्रू आउट बेस पेयर्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी डीएनए के कुछ हिस्से में मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ना हो। अगर जहाँ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा तो वहां पे फिर टूट जाएगा। तो दोनों हीलिक्स जो साथ साथ, दोनों स्ट्रैंड जो साथ साथ रहते हैं, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है, उसका यही बेसिस है कि दोनों के नाइट्रोजनस बेसिस इस तरीके से आमने सामने आते हैं कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, उनमें एफिशिएंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तभी वो साथ साथ चिपके रहते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स कहलाते हैं। एंड देयर इज नो कोवलेंट लिंकेज बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स। इसीलिए जब डीएनए को हीट करते हैं तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट हो जाता है, या सिंगल हेलिकल भी नहीं, सिंगल ट्विस्टेड कॉइल में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि हीट करने पे हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं और दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाते हैं, तो सिंगल स्ट्रैंड बन जाता है ट्विस्टेड जैसा। अब नेक्स्ट स्लाइड में तो जस्ट एक पिक बना हुआ है डबल स्ट्रैंडेड उसका। फिर नेक्स्ट स्लाइड में जो ये जो है वही जेनेटिक्स का स्टैंडर्ड जोक है कि जो इंफॉर्मेशन जो कोडिंग डीएनए वाले पार्ट पे होती है, उसी पे क्योंकि हमारे जेनेटिक ट्रेट्स होते हैं, तो उस पे क्या लिखा है उसी पे डिपेंड करता है कि नाक कान हाथ पैर कैसे बनेंगे। उसी का जोक है कि अगर कैट कैट लिखा है तो पर्पल हेयर कैट है, टैक टैक लिखा है तो येलो हेयर कैट है। So like this, so it depends what is the genetic code on the coding part of DNA which carries our genetic traits, how we look like and so on. Then next slide is think of the basis of DNA like letters form words form sentences and endless combinations. तो उसी तरीके से है कि बेसेस होते हैं, बेसेस ऑफ बेस पेयर्स, और उनसे जुड़ के डीएनए बना, वही जैसे अभी हायर टू लोअर या लोअर टू हायर, तो मतलब बेसेस हैं, बेसेस से न्यूक्लियोटाइड बने, न्यूक्लियोटाइड से जो है सिंगल स्ट्रैंड बना, सिंगल स्ट्रैंड से फिर ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के साथ में डबल हेलिकल डीएनए बना, डीएनए से फिर फर्दर जो है वो जीन्स क्रोमोसोम्स इस तरीके से हायरार्की में चलता है, बिल्कुल जैसे कि लेटर्स होते हैं, लेटर्स से जोड़ जोड़ के वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स जोड़ के सेंटेंस बनते हैं, सेंटेंस जोड़ जोड़ के फिर पूरा पैराग्राफ बनता है, इस तरीके से। और हजारों कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इसी तरीके से डीएनए में। डीएनए में मतलब वो तो थ्रू आउट बेस पेयर्स चलेंगे, बट दे विल ऑलवेज रिमेन कॉम्प्लीमेंट्री। So A will always be with T and C will always be with G. Endless combinations का सिंपली मीनिंग ये है कि हर हिस्सा जो है वो यूनिक होता है, तो डिपेंड करता है। डीएनए का एक पार्ट देखोगे उसमें कुछ सीक्वेंस होगा बेस पेयर्स का, दूसरा हिस्सा देखोगे उसमें दूसरा होगा, तो एंडलेस कॉम्बिनेशंस का उस सेंस में ये मीनिंग है कि मतलब कहाँ तक देखोगे, ऐसा नहीं है कि वो सेम सेट ऑफ बेस पेयर्स इज गेटिंग रिपीटेड आफ्टर सर्टेन टाइम, ऐसा नहीं है, बिकॉज every piece will look like unique, every piece will appear to be a unique portion because there are endless combinations of base pairs. So that is the meaning here, that they are endless combinations, and that is why.
Now, 1 minute. There are so many things open that I lost my this thing, PPT. 1 minute. I'll just go back to my PPT. Yeah. So let me go to the slide. Yeah, so endless combinations. Then go to the next slide. There are set of fill in the blank like questions. Very simple. DNA stands for deoxyribonucleic acid. तो उसका जरा सा दिया. What is the shape of DNA? Double helix, double stranded. Who established DNA structure of? Who established the structure of DNA? Watson and Crick. Adenine always pairs with thymine. The sides of the DNA ladder are deoxyribose and phosphate. Guanine always pairs with cytosine. What is complementary sequence of AATGCA? इसका complementary sequence क्या होगा? इतना तो अब पता होना चाहिए. जैसे एक स्ट्रैंड में AATGCA चल रहा है, तो दूसरा इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड क्या होगा? ए के सामने टी, टी के सामने ए. सो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड हुआ टी, टी, ए, सी, जी, टी. समझ में आया? जैसे लेफ्ट टू राइट अगर एक स्ट्रैंड अगर लेफ्ट टू राइट एक स्ट्रैंड ये है AATGCA, तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या हुआ? ए के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री टी होगा, फिर नेक्स्ट ए के साथ में टी होगा तो टी टी, फिर टी के साथ में ए होगा तो टी टी ए, जी के साथ सी, सी के सामने जी और ए के सामने टी. तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिखोगे तो हो गया टी टी ए सी जी टी. इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आ गया कि नहीं? यस मैम. कहाँ पे कट गया था? कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड क्लियर है कि नहीं? कौन सी स्लाइड तक सुनना था? हेलो, समझ में नहीं आया कि कौन सी स्लाइड तक तुम लोगों को समझ में आया था? मैम कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हो गया, समझ में आ गया. अच्छा ठीक है, तभी कटा होगा फिर. ठीक है ठीक है. कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड अगर समझ में आ गया तो लेट मी सी. एक सेकेंड. ओके, फिर नेक्स्ट स्लाइड में देखो, ये इसमें जो है रेप्लिकेशन का या ट्रांसक्रिप्शन का एक्चुअली हिस्सा दिखाया हुआ है कि उसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है जो लेफ्ट मोस्ट में, जिसके नीचे ओल्ड स्ट्रैंड लिखा है. तो जब रेप्लिकेशन होता है तो एक से जब दो बनने होते हैं तो ये दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाते हैं, और दोनों स्ट्रैंड अलग अलग होके दोनों से एक एक नया डबल स्ट्रैंड बनेगा. उसके लिए और नए ये कॉम्प्लीमेंट्री बेसेस आके जो है, जो दोनों हिस्से अलग अलग होते हैं दोनों में जो है कॉम्प्लीमेंट्री बेसेस आके जुड़ जाते हैं, तो जिससे कि ओल्ड वाले से दो नए बन जाते हैं. वन ओल्ड स्ट्रैंड गिव्स राइज टू टू न्यू स्ट्रैंड्स. The two new strands are created with one half of old strand.
ठीक है, तो इसको कहते हैं कि डबल स्ट्रैंड का अनजिपिंग हो गया, अनजिप हो गया एक से एक डबल स्ट्रैंडेड पीस डीएनए का जिसपे कि कोड रहता है, वो उसके दोनों दोनों हिस्से मतलब मेन स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड और उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड दोनों अलग अलग हो जाते हैं, और दोनों अलग अलग वाले में बेसेस आके जुड़ जाते हैं, तो वो दोनों अलग अलग वाले हिस्से फिर डबल हेलिक्स बन जाते हैं। तो एक पुराने डबल स्ट्रैंडेड टुकड़े से दो नए डबल स्ट्रैंडेड टुकड़े बन जाते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं कि दिस प्रोसेस इज सेमी कंजर्वेटिव। Conservative because half of the old strand is retained. So half is old and half is new. That is called a semi-conservative process of replication. And so this is the process by which DNA makes a copy of itself. या सेल डिवीजन, जब सेल डिवाइड होती है तो एक से दो सेल बनती है, दोनों में जेनेटिक मटेरियल जाता है, मतलब एक जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए है उसके एक ही पोर्शन से दो नए बनते हैं, और सेमी कंजर्वेटिव तरीके से तो पुराने वाले का आधा होता है और आधा उसमें नया अटैच हो जाता है। तो ये स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है। फिर नेक्स्ट स्लाइड में उसी का जो है वो थोड़ा और वैसा रिप्रेजेंटेशन बना हुआ है, जो कि मतलब जैसे बॉल एंड स्टिक होता है उसी तरीके से एक टाइप के मॉडल से दूसरा बनाया हुआ है कि कैसे दोनों स्ट्रैंड जो है अलग अलग हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट स्लाइड में जो है दिया है कि आरएनए के बारे में फिर दिया है कि आरएनए इज दी मैसेंजर। अब इन्होंने आरएनए का बाद में दिया, हमने आरएनए का पहले पढ़ाया था, क्योंकि अब ये जो है वो रेप्लिकेशन वाला बताने के लिए जो है, मतलब मैसेंजर आरएनए बताने के लिए इन्होंने आरएनए बाद में दिया है। तो आरएनए वही सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, इसमें डीऑक्सीराइबोज के बजाय राइबोज शुगर होता है, और इसमें थाइमीन नहीं होता है, इंस्टेड इसमें यूरेसिल होता है, और इट कैन लीव द न्यूक्लियस क्योंकि मैसेंजर आरएनए जो होता है दैट इज फाउंड इन राइबोसोम्स। तो न्यूक्लियस के बाहर भी आरएनए होते हैं, जबकि डीएनए जो है वो खाली न्यूक्लियस के अंदर होता है, लेकिन आरएनए जो है वो सेल के न्यूक्लियस के बाहर भी होते हैं, जैसे राइबोसोम में, जिसको हम लोग राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। So they can leave the nucleus and they also follow base pair rule, कि मतलब बेस पेयर रूल इस सेंस में फॉलो करते हैं कि आरएनए इटसेल्फ तो मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन जो है वो बनता जो मैसेंजर आरएनए जैसे फॉर्म होता है डीएनए से, सो इट फॉलोज ऑल द कॉम्प्लीमेंट्री रूल्स। सो इन दैट सेंस इट फॉलोज द बेस पेयर रूल, क्योंकि जो मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन जो है वो डीएनए से बेस पेयर रूल के अकॉर्डिंग ही होता है, इसीलिए कहते हैं कि इट फॉलोज द बेस पेयर रूल, अदरवाइज आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड। अब नेक्स्ट स्लाइड में जाओगे, तो नेक्स्ट स्लाइड में आरएनए का पीस दिखाया है, और इसको इन्होंने कलरफुल बनाने के लिए अगेन वो फॉस्फेट शुगर बैकबोन के लिए सेम नोटेशन यूज किया है कि डार्क ब्लू फॉर शुगर, लाइट ब्लू फॉर फॉस्फेट पैचेस, और बेसेस जो निकले हुए हैं सबको अलग कलर में शो किया है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, और इसमें यूरेसिल को जानबूझ के इन्होंने इस तरीके से शो किया है कि एकदम अलग पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि यूरेसिल खाली आरएनए में होता है, डीएनए में थाइमीन होता है, तो जहां पे थाइमीन होना चाहिए उसके बजाय जब डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा तो वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री रूल
बेस पेयरिंग वाला रूल फॉलो करते हुए थाइमीन के बजाय यूरेसिल आएगा। इसलिए इन्होंने जानबूझ के यूरेसिल का थोड़ा सा डिफरेंट कटा हुआ वाला ऐसे नोटेशन इसमें बनाया हुआ है, ऐसे सिंबल ऐसे बनाया हुआ है। फिर लिखा है आरएनए कैरीज द मैसेज टू द राइबोसोम्स वेयर प्रोटीन्स आर मेड। अब डीएनए जो होते हैं ये जैसे ब्लूप्रिंट कहलाते हैं हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन के। राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोटीन फैक्ट्री कहलाते हैं, क्योंकि राइबोसोम में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। और मैसेंजर आरएनए जो है जैसे नाम बता रहा है, ये जो है जेनेटिक कोड की इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, बताते हैं कि किसके बाद कौन सा अमीनो एसिड जुड़ के कौन सा प्रोटीन बनना है, इसलिए इनको मैसेंजर आरएनए कहते हैं। और तीसरे टाइप का आरएनए जो मैंने बताया था ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए में 2 बाइंडिंग साइट्स होती हैं। एक तरफ वो मैसेंजर आरएनए पे तीन बेसेस का ट्रिपलेट कहलाते हैं। तो एक ट्रिपलेट पढ़ता है, एक ट्रिपलेट का उसके ऊपर ट्रांसफर आरएनए के पास एक ट्रिपलेट पढ़ने के लिए एक बाइंडिंग साइट होती है, और दूसरे एंड पे जो है अमीनो एसिड रेलिवेंट वाला जिसका कोड होता है वही वाला अमीनो एसिड बाइंड करने के लिए दूसरी बाइंडिंग साइट होती है। तो इसलिए ट्रांसफर आरएनए पे दो बाइंडिंग साइट होती हैं। ट्रांसफर आरएनए एकदम अलग टाइप के होते हैं, उनमें 2 बाइंडिंग साइट होती है और टी शेप्ड कहलाते हैं। कुछ लोग उनको दूसरी शेप भी बोलते हैं, वरना पॉपुलरली दे आर कॉल्ड एज टी शेप्ड ट्रांसफर आरएनए एंड दे हैव 2 बाइंडिंग साइट्स। ये तो अभी फिर से कराएंगे उसी में। फिर नेक्स्ट स्लाइड में अगेन तो खाली सुंदर सा दिखाया हुआ है कि डीएनए के एक जो बीच वाला पोर्शन है कि उसमें वहां पे दोनों स्ट्रैंड अनवाइंड हो गए हैं। एक स्ट्रैंड जो है वो कोडिंग वाला है, एक नॉन कोडिंग वाला है, और एक से जो कोडिंग वाला है उससे जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन से बन के निकल रहा है। ये पिक जो है वो बेसिकली इट इज दिस पिक इज शोइंग द process of transcription, that is what we call as transcription process is the formation of messenger RNA from the DNA coding strand। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो अनवाइंड हुआ डीएनए का पोर्शन है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में नॉन कोडिंग स्ट्रैंड लिखा हुआ है, क्योंकि उधर से मैसेंजर आरएनए नहीं बन रहा है। और जो राइट हैंड साइड वाला जो स्ट्रैंड है उससे ये मैसेंजर आरएनए में mRNA ट्रांसक्रिप्ट लिखा हुआ है। ट्रांसक्रिप्ट लिखा हुआ है क्योंकि वो अभी बन रहा है, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस शो किया है। और जहां पे बन रहा है डीएनए से कॉम्प्लीमेंट्री, डीएनए के कोडिंग स्ट्रैंड से कॉम्प्लीमेंट्री जहां से बन के निकल रहा है, वहां पे जो है नीचे एक ओवल शेप में बनाया हुआ है जो एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को कैटलाइज करता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है वो ओवल शेप में दिखाया हुआ है, आरएनए पॉलीमरेज। और जो इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज है जो यहाँ पे एक्चुअली दिख रही है, तो हम साथ के साथ जो है वो बता देते हैं कि मैसेंजर आरएनए जो बन रहा है
उस पे इन्होंने बड़ा नीटली लेबल किया है 3 प्राइम एंड कौन सा है और 5 प्राइम कौन सा है। मतलब वो 3 प्राइम की तरफ से जो है वो उससे इंटरेक्ट कर रहा है जो डीएनए का है। मतलब डीएनए वाला जो है जैसे कॉम्प्लीमेंट्री चलता है तो जो 3 मैसेंजर आरएनए के 3 प्राइम के सामने जो डीएनए वाला जो होगा वो उसका 5 प्राइम एंड होगा। तो डीएनए वाला जो यूज कर रहा है वो डीएनए का 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला है और मैसेंजर आरएनए का जो है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला है। एक्चुअली 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम वो वाला थोड़ा ट्रांसक्रिप्शन वाला स्टेप जो है वो कंफ्यूजिंग होता है। अभी यहाँ पे क्योंकि लेबल था तो ये दिखा दिया, बाकी तो आगे कराएंगे ही अभी। तो इसमें जो है जैसे डीएनए का जो पोर्शन है मैसेंजर आरएनए जो बनेगा वो बेसिकली उसी की कॉपी होगी। अब तुमको यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट्री दिख रहा है, अब जब एक्चुअल में कराएंगे उसकी क्वेश्चन तब तुम्हें समझ में आएगा कि कॉपी क्यों है। क्योंकि 5 प्राइम टू 3 प्राइम फिर उसका कॉम्प्लीमेंट्री 3 प्राइम टू 5 प्राइम, फिर जो कॉम्प्लीमेंट्री 3 प्राइम टू 5 प्राइम है उसी का फिर तुम जो है जब कॉम्प्लीमेंट्री करोगे तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो वो एग्जैक्टली ये जो डीएनए का पोर्शन जिससे ये कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है वही हो गया। तो उस सेंस में वो फोटोकॉपी हो गया। जैसे कि दो बार वो कर दिया, जैसे उल्टा किया फिर उल्टे का उल्टा कर दिया तो वो सीधा हो गया, वो वाली चीज है। ऐसे मेरे बोलने से शायद क्लियर नहीं होगा, बट बेसिकली ये है कि जैसे सीधे को उल्टा किया उल्टे को फिर उलट दिया तो वो सीधा हो गया। उस टाइप का प्रोसेस होता है ये ट्रांसक्रिप्शन वाला। तो वैसे ही उसको जब अगेन जब क्वेश्चन कराएंगे तो उस तरीके से जो डीएनए का ये वाला हिस्सा जहाँ से ये मैसेंजर आरएनए बन रहा है उसी की जस्ट कॉपी फोटोकॉपी होता है। इसीलिए जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है उसको जो है हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कि इट इज द प्रोसेस इन विच यू मेक द कॉपी ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। क्योंकि नॉन कोडिंग वाला देखो ये अलग रखा हुआ है, डीएनए का नॉन कोडिंग वाला स्ट्रैंड अलग रखा है, उससे कुछ मैसेंजर आरएनए के बनने का या ट्रांसक्रिप्शन का कोई लेना देना नहीं है। और जो कोडिंग वाला जो पार्ट है डीएनए का कोडिंग वाला जो स्ट्रैंड है उसी की हम फोटोकॉपी बना रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन में। ठीक है, इसी को जब वही 50 बार बताएंगे करेंगे तभी समझ में आएगा। अभी तो आज फर्स्ट टाइम ये बता रहे हैं। So then next step simply shows actually this it's again that what you call as the this thing central dogma of biology or molecular biology, that you go from DNA to RNA to protein. This is what is called as the central dogma of molecular biology, क्योंकि ये उसका हार्ट होता है। मेन जो है यही होता है कि DNA to RNA that is the transcription step and RNA to protein is the translation. So transcription followed by translation and protein synthesis, that is known as the central dogma of molecular biology. And these, because without proteins there is no existence, so proteins are the building blocks of the organism. उन्हीं को हम लोग ट्रेट्स बोलते हैं, बिकॉज उसी से मिल के हमारा शरीर बना होता है। और इसीलिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का ये सेंट्रल डॉगमा कहलाता है, बिकॉज दिस इज द हार्ट एंड सोल ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी।
और उसको एक सिंपल पिक में कुछ इस तरीके से दिखाया है कि ये सेल है, सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल है जिसको जो डबल स्ट्रैंडेड दिखाया है, सेल लंबा लंबा ट्रायंगुलर येलो में जो है वो सेल बना हुआ है, सेल के अंदर गोल गोल वो ब्लू में न्यूक्लियस बना है, न्यूक्लियस के अंदर मैजेंटा में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनना है और डीएनए से फिर मैसेंजर आरएनए बन रहा है जो रेड में सिंगल स्ट्रैंडेड दिखाया है और फिर जो है ये मैसेंजर आरएनए से और पेंटागन में राइबोसोम दिखाया हुआ है कि ये मैसेंजर आरएनए फिर राइबोसोम पे जाता है, न्यूक्लियस के बाहर निकल के सेल में जो राइबोसोम होते हैं उसमें जाता है और वहां पे राइबोसोम से प्रोटीन निकल के बन के निकलता है जो ट्रांसलेशन वाला स्टेप है। तो सेल न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होता है जिसमें डीएनए से ये एमआरएनए मैसेंजर आरएनए बनना और फिर ये मैसेंजर आरएनए राइबोसोम में घुस के और जो प्रोटीन बाहर निकल रहा है वो ट्रांसलेशन स्टेप है। So basically this pic shows the central dogma of molecular biology, that is transcription followed by translation and protein synthesis, the proteins which carry our traits and are the building blocks of our body. Then next slide, ये actually एक overall PPT है, इससे अभी तुमको जो है वो ओवरऑल जो कराना है क्योंकि मुझे बस यही कराना है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, तो ये इस पीपीटी में पूरा ओवरऑल तुमको आइडिया इस पार्ट का कोर्स की इस पार्ट का यही आइडिया मिल रहा है इस पीपीटी से। नेक्स्ट स्लाइड में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की डेफिनेशन दी हुई है कि ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस वेयर आरएनए इज मेड फ्रॉम डीएनए and it occurs in the nucleus of the cell. Translation is the process where proteins are made from RNA and it occurs in the cytoplasm. क्योंकि मैसेंजर आरएनए बनने के बाद जो है वो न्यूक्लियस के बाहर आ गया है ना, तो मैसेंजर आरएनए जो है वो जब बाहर आ गया तो वो ये जो पार्ट जो होता है वो साइटोप्लाज्म में अकर होता है और तो ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है और ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो सेल के न्यूक्लियस के अंदर होता है। वही दिखाया है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना हुआ है और रेप्लिकेशन लिखा हुआ है, फिर जो है ये ट्रांसक्रिप्शन दिखाया है कि उससे ग्रीन सिंगल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए बन गया, उससे ट्रांसलेशन से जो है प्रोटीन बन गया और रेप्लिकेशन का मीनिंग है कि एक से दो बनना, एक डीएनए से दो डीएनए बनना वो रेप्लिकेशन है। और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन रेप्लिकेशन भी में भी कुछ चीजें वही इससे जुड़ी हुई मतलब जुड़ा हुआ ही है क्योंकि ये सारा कुछ होएगा तभी तो नया नया जो है वो डीएनए का पीस बनेगा और दूसरी सेल में डॉटर सेल में जाएगा। तो रेप्लिकेशन में ही ये भी आ जाते हैं ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन और बड़ा स्टेप है पर एकदम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाले लेवल पे जो है ये पहले ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन समझना है, फिर जो है वो तब रेप्लिकेशन की बात आती है। और लास्ट में जो है ये ट्रांसलेशन वाला पिक है, ट्रांसलेशन बनाया हुआ है, नीचे जो है वो मैसेंजर आरएनए बना है और ये ट्रांसफर आरएनए के जो है ये बने हुए हैं। ट्रांसफर आरएनए में एक ऊपर वाला बाइंडिंग साइट जहां पे अमीनो एसिड कैरी करता है वो नहीं दिखाया है, नीचे जो ट्रिपलेट जो मैसेंजर आरएनए पे पढ़ रहा है वो दिखाया है और हर अमीनो एसिड का अलग ट्रांसफर आरएनए होता है, इसीलिए इसमें ढेर सारे ट्रांसफर आरएनए बने हैं, कुछ आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं
और कुछ जो है मैसेंजर आरएनए के ऊपर ट्रिपलेट वाला कोड पढ़ रहे हैं। ये ट्रांसलेशन वाला स्टेप इसमें ऐसे पिक्टोरियली शो किया हुआ है। ये लास्ट स्लाइड थी। सो this is the last slide, 21 slide का ये पीपीटी है। तो लास्ट स्लाइड सिंपली शोज ट्रांसलेशन। तो हम लोगों ने ये वाला पीपीटी आज जो है वो डिस्कस किया। ये पीपीटी एक तो पहले डीएनए का स्ट्रक्चर, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, उसको समझने के लिए वही ड्रग टारगेट्स वाला जो मैंने लास्ट सेमेस्टर वाला वही फिर से भेजा, उसका वही उतना हिस्सा देख लो। देख के केवल डायग्राम की तुमको जरूरत है, उसी डायग्राम से जो है समझना है। और ये पीपीटी जो है ये पूरा का पूरा जो है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो अभी कराएंगे, ये एक जस्ट ओवरव्यू है। जो पूरा इसमें डीएनए का स्ट्रक्चर और ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन 21 स्लाइड में पूरा ओवरव्यू पूरा जो है वो दिया हुआ है। जितना पार्ट जो हमको कराना पूरे ही एक्चुअली पार्ट का ओवरव्यू इस पीपीटी में था, इसीलिए मैंने ये भेज दिया था। अब जो है हम लोग एक्चुअल उस पे मतलब ट्रांसक्रिप्शन पे स्टार्ट करेंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन पे आई थिंक नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज जितना कराया उसमें किसी को कुछ पूछना हो तो अभी पूछ लो। फिर नेक्स्ट क्लास में जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वाला जो पीडीएफ है वहां से स्टार्ट करेंगे। तब डिटेल में पूरा वही ट्रांसक्रिप्शन जो है वो कराएंगे, डिफरेंट स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कराएंगे। आज जितना कराया उसमें किसी को कुछ पूछना है? तो ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन, वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो डीएनए टू वो आरएनए टू डीएनए होता है। तो एक्चुअली ज्यादातर बैक्टीरिया वायरसेस सब में जो है वो ट्रांसक्रिप्शन फॉलोड बाय ट्रांसलेशन होता है, जैसे हम लोगों में होता है। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाले जो है ये दो हैं भयंकर वाले वायरस, एक एचआईवी वाला और एक कोरोना वायरस। दिस इज आल्सो अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वालों में जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वालों में बड़ी अजीब जो है ताकत होती है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वालों में ये होता है कि उनका अपना जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, जिसको वो डबल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट कर लेते हैं। और ऐसे नॉर्मल कोर्स में जो है हमारी बॉडी में जैसे डबल स्ट्रैंडेड से नया डबल स्ट्रैंडेड बनने के लिए डबल स्ट्रैंडेड से पहले सिंगल स्ट्रैंडेड बनता है ट्रांसक्रिप्शन, और फिर सिंगल स्ट्रैंडेड से फिर वापस डबल स्ट्रैंडेड बन जाता है रेप्लिकेशन में। तो पहले एक्चुअली इसी प्रोसेस में पढ़ाया जाता है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, and then followed by the entire thing that is replication, that is again you go to double stranded। और ये वाले जो वायरसेस हैं ये बहुत अजीबोगरीब होते हैं, इसीलिए इनका इलाज बड़ा डिफिकल्ट होता है। ये हमारे जेनेटिक मटेरियल में इसीलिए इंटीग्रेट हो जाते हैं क्योंकि ये उल्टा काम करते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड से डबल स्ट्रैंडेड बनाते हैं, जो आसानी से हमारे जेनेटिक मटेरियल में इनकॉर्पोरेट हो जाता है। और फिर ये घुस जाते हैं होस्ट में और उसी में जो है मल्टीप्लाई करते रहते हैं। सो दैट इज व्हाई दे आर वेरी डेंजरस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वंस। तो आज का क्लास यही एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन रेप्लिकेशन कराएंगे। ये जो पीपीटी आज डिस्कस किया इसको आप लोग जो है थोड़ा देख लेना फिर से।
और कोई क्वेश्चंस हो तो नेक्स्ट क्लास में जो है वो पूछ लेना। और कल वाला क्लास जो है वो यूजुअल टाइम पे लेंगे, क्योंकि कल आप लोग क्या, कल क्या 4 to 5 खाली हो तुम लोग? एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है आजकल, यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है तो 2 बजे वाले में बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि मुझे आते आते ही 1:30 बज जाता है। तो क्या कल 4 बजे ले सकते हैं? यस मैम, ले लीजिए, फ्री है हम लोग 4 बजे से। तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन अगर ना हो तो फिर हम डेली वही 4 to 5 लेंगे, उसमें थोड़ा आराम रहता है। ऐसे 2 to 5 में मुझे आजकल वही वहां पे देर हो जाती है, 1:30 बजे तो वापस आ पाते हैं, तो फिर वो हो नहीं पाता है। तो 4 to 5 कर ले हम लोग डेली। यस मैम। तो आई विल टेक 4 to 5, ठीक है? कल भी, टुमारो ऑल्सो आई विल टेक 4 to 5। हम फिर से एक बार वही सजल को मैसेज भेज देंगे, और इसी में अभी स्काइप पे भी लिख दे रहे हैं, आई विल टेक एवरी डे 4 to 5, ठीक है? और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो फिर बता देना इसी पे, स्काइप पे, ठीक है? ओके, ओके मैम, थैंक यू। बाय।